हेलो दोस्तों, आज से हम यूपी टेट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज हम 2022 यूपी टेट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपकी परीक्षा में आपके अंक बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद करेगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न की विस्तृत व्याख्या की जाएगी, जिससे आपकी सीडीपी का कंप्लीट सिलेबस एक ही वीडियो में पूरा हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सभी दोस्तों, सगे संबंधियों के पास भेज दीजिएगा जो यूपी टेट की तैयारी में लगे हैं। यह क्लास सबके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ऑप्शन पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लूप्रिंट होता क्या है। ब्लूप्रिंट विषय वस्तु, प्रकरण, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण करने के उपरांत जब हम कोई तालिका, जिसे विशिष्टीकरण तालिका कह सकते हैं, बनाते हैं तो उसे ही ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ब्लूप्रिंट प्रकरण तथा उद्देश्य के भार को स्पष्ट करता है। इसी के आधार पर प्रश्नों की रचना की जाती है। तो अब आप समझ गए कि ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्नों की रचना की जाती है। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं, परीक्षण अंकन, परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता, परीक्षण निर्माण। तो प्रश्नों की रचना की जाती है, अतः यह परीक्षण निर्माण में सहायक है। अतः ब्लूप्रिंट किसका घटक है? परीक्षण निर्माण का। दूसरा प्रश्न है, विकास की पूर्व संक्रियावस्था निम्न में से किसने दिया है? स्किनर, कोहलर, पियाजे, ब्रूनर। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था। दूसरी पूर्व संक्रिया अवस्था। तीसरी मूर्त संक्रिया अवस्था। और चौथी अमूर्त या औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर पियाजे। तीसरा प्रश्न है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? MPPI परीक्षण व्यक्तित्व के मापन का परीक्षण है। चौथा प्रश्न है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? निर्देशन, परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा। तो अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक अभिप्रेरणा है, क्योंकि अभिप्रेरणा जिसमें अधिक होगी वह बच्चा उतनी ही कुशलता से और उतने ही रुचि लेके अधिगम को ग्रहण करेगा। शैशवावस्था का काल है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बालक की अवस्थाएं बताई हैं, तो आप देख सकते हैं शैशवावस्था का काल क्या है। जन्म से 2 वर्ष और बाल्यावस्था का 6 से 12 वर्ष होता है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की आयु 2 से 6 और उत्तर बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था की आयु 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना। तो इसका उत्तर क्या है? प्रत्यक्षीकरण। अब संवेदना होती क्या है, आइए पहले उसको जानते हैं। संवेदना अर्थ रहित ज्ञान है, जबकि प्रत्यक्षीकरण अर्थपूर्ण ज्ञान है। जैसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यदि आपको किसी ने आपका नाम लेके बुलाया, आपने उस ध्वनि को सुना, तो वह आपकी संवेदना है। आपने ध्वनि को सुना तो वह आपकी संवेदना है। पर यदि आपने अनुभव के आधार पर पहचान लिया कि किसने आपको बुलाया है, आपके दोस्त ने, आपके मम्मी या पापा ने बुलाया है, तो जब आप उसकी पहचान कर लेंगे कि हाँ, मुझे इस पुरुष ने बुलाया है, तो यह प्रत्यक्षीकरण है। तो याद रखेंगे, संवेदना अर्थ रहित ज्ञान है और प्रत्यक्षीकरण अर्थपूर्ण ज्ञान है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? गेस्टाल्ट, थार्नडाइक, पावलोव और कोलबर्ग। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थार्नडाइक ने।
पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है? बुद्धि लब्धि की संप्रत्यय स्टर्न ने दिया था, जबकि बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है वह टर्मन ने दिया था। और टर्मन ने उसी आधार पे बुद्धि लब्धि के आधार पे बालकों का स्तर बताया था। तो औसत बुद्धि वाले बालकों का स्तर क्या है? 90 से 109। और मंद बुद्धि या उससे पिछड़े बालक 80 से 89 और मंद बुद्धि 70 से 79। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे। इन्होंने तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तरल बुद्धि क्या है? तरल बुद्धि यानी तर्क के आधार पर समस्या का समाधान। इसका निर्धारण वंशानुगत होता है। कैटल के अनुसार तरल बुद्धि का निर्धारण वंशानुगत होता है, जबकि ठोस बुद्धि क्या है? यह अनुभव ज्ञान आधारित योजना यानी योग्यता है। यह पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। तो कैटल ने तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का प्रतिमान दिया। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत स्किनर, हेगार्टी, थॉर्नडाइक, हल। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे और गेस्टाल्टवाद में संपूर्ण स्थिति को प्रत्यक्षीकरण यानी एक ओवरव्यू रखना ही मेन माना गया है। अतः कोहलर के सिद्धांत में समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण ही अधिगम माना गया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। किसने पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली प्रतिपादित की? पंचपदीय प्रणाली किसने प्रतिपादित की? ब्लूम, किलपैट्रिक, हर्बर्ट, जॉन डेवी। ब्लूम ने तो टेक्सोनॉमी अपनी दी है, तो उसमें शिक्षण के उद्देश्य बताए हैं। और किलपैट्रिक या प्रोजेक्ट विधि के जनक हर्बर्ट ने पंचपदीय प्रणाली दी है, जो कि शिक्षण के स्तर में बोध स्मृति स्तर का प्रतिमान दिया है, उसी को पंचपदीय प्रणाली कहा गया है। इसमें 5 सोपान यानी कि पहली प्रस्तावना, फिर उसका प्रत्यक्षीकरण, फिर तुलना या संबंध, फिर उसके बाद सामान्यीकरण या निष्कर्ष और अंत में अनुप्रयोग। जॉन डेवी ने शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रणाली बताई है। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? किसके आधार पर? ग्रंथियों के आधार पर। तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा कैनन ने की है और इसके तीन प्रकार बताए हैं। ग्रंथियों में अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर ही इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। अब देखते हैं जुंग ने सामाजिक दृष्टि के आधार पे व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कैनन ने भी 3 प्रकार बताए हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पे जुंग ने भी 3 प्रकार बताए हैं। सामाजिक दृष्टि के आधार पे तो 3 प्रकार अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब क्रेमसर यानी क्रेचमर या क्रेमसर कह सकते हैं ने शरीर रचना के आधार पे, शरीर की रचना कैसी, बनावट कैसी, उसके आधार पे भी व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बांटा है। लंबा काय, सुडौल, गोलाकार।
कैनन, जुंग तथा क्रेमचर तीनों ने अपने अपने आधारों पे तीन तीन प्रकार से व्यक्तित्व को बांटा है, जबकि स्प्रेंगनर ने मूल्यों के आधार पे व्यक्तित्व को 6 प्रकार से बांटा है: सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन क्रो एंड क्रो, ड्रेवलर, डिहान, कोल एंड ब्रूस। तो यह कथन क्रो एंड क्रो का है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो बीएफ स्किनर ने पुनर्वलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको कि स्किनर अगर कहीं भी दिखे तो आप उसमें पुनर्वलन खोजने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस को। व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। तो ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। बच्चों में भाषा का विकास स्किनर के अनुसार अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। याद रखिएगा, प्रबलन और पुनर्वलन दोनों में अगर आपको शब्दों में कन्फ्यूजन होता है तो इसका इंग्लिश टर्म याद रखेंगे, रीइंफोर्समेंट ही होता है। जबकि एक ध्यान रखने वाली बात है कि प्रबलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया था। अगले प्रश्न पर, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है किसके अनुसार? मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? जो बच्चा जन्म के बाद मौलिक रूप से क्रियाएं करता है उसे ही मूल प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। इसको 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया है? मैकडूगल ने इसे 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। मैकडूगल का सिद्धांत क्या है? अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। मैकडूगल के सिद्धांत का क्या नाम है? अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। तो मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष माने हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष माने हैं: संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। जबकि ध्यान रखने वाली बात है कि ब्लूम ने अपनी टेक्सोनोमी में शिक्षण के 3 उद्देश्य बताए हैं, जैसे कि संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। और ब्लूम की जो टेक्सोनोमी है यह पाठ योजना बनाने में काम आती है। तो जैसा कि मैकडूगल ने 14 प्रवृत्तियों के आधार पर 14 संवेग भी बताए हैं, तो उसके अनुसार हम कुछ देख लेते हैं संवेग। मूल प्रवृत्ति जैसे कि भोजन अन्वेषण, और इसका संवेग क्या होगा? भूख। दूसरा है युयुप्सा, मूल प्रवृत्ति युयुप्सा और इसका संवेग क्रोध। तीसरा है पलायनवाद और इसका संवेग क्या होगा? भय या डर। चौथा मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा जिसका संवेग आश्चर्य। पांचवां देख सकते हैं हास्य, मूल प्रवृत्ति है जबकि इसका संवेग आमोद है। निवृत्ति मूल प्रवृत्ति है और इसका संवेग घृणा है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मूल प्रवृत्तियाँ और उनके संवेग हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन डम्बलिन का है। निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? तो सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसे जानने से पहले हम ये जानते हैं कि सुजनन शास्त्र है क्या। इसे सुजनन विज्ञान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यवहारिक वंशानुक्रम का अध्ययन किया जाता है। तो सुजनन शास्त्र के पिता गाल्टन हैं। याद रखिएगा, सुजनन शास्त्र के पिता कौन है? गाल्टन हैं। इसमें व्यवहारिक वंशानुक्रम का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित
किया है। तो डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो इसका विकल्प सी सही होगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें इन्होंने स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक परीक्षण तैयार किया था, जिसमें तर्क शक्ति, संख्यात्मक, शब्दावली और सामान्य ज्ञान का परीक्षण किया जाता था। अब देखते हैं चित्रांकन परीक्षण क्या है। चित्रांकन परीक्षण का प्रतिमान गुड एनफ ने दिया था। यह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसमें बच्चों को चित्र बनाने को दिया जाता है और उसी के आधार पे उनकी बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। आर्मी अल्फा टेस्ट, यह एक शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण है। इसमें सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिमान किसने दिया था? द्विकारक सिद्धांत, स्टर्न, वर्नन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक। द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। इन्होंने बुद्धि को दो भागों में बांटा, सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता। सामान्य मतलब जनरल, तो इसे जी से जी फैक्टर कहेंगे, और यस यानी विशिष्ट योग्यता स्पेशल यस फैक्टर। तो उन्होंने सामान्य योग्यता को विशिष्ट योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण माना है, और सामान्य योग्यता जन्मजात होती है, जबकि विशिष्ट योग्यता अर्जित की जाती है। कोहलर निम्न में किससे संबंधित हैं? अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से। तो कोहलर का संबंध किससे है? अधिगम के सिद्धांत है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इन्होंने किस पे अपना प्रयोग किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पे अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? मानसिक उद्वेलन प्रतिमान, यानी मानसिक उद्वेलन से कह सकते हैं कि छात्रों के सामने अगर कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है तो छात्र अपने मस्तिष्क में उद्वेलन करके यानी सोच के उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। अतः मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का शिक्षण में प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है। निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर। तो कोहलर में कौन था? चिंपैंजी, उसका नाम सुल्तान। थॉर्नडाइक में बिल्ली, पावलोव में कुत्ता। तो पावलोव में कौन था? कुत्ता था। और स्किनर ने चूहे पे अपना क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? जैसा कि मैंने आपको सृजनशील बालक यानी समावेशी शिक्षा में बताया था कि मौलिकता क्या है, तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह किसके घटक हैं? सृजनात्मकता के। यानी सृजनशील बालक भी मौलिकता करता है, यानी अलग अलग तरीके से समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, अपने विचारों से कुछ नया करने की कोशिश करता है। यही मौलिकता है और यही सृजनात्मकता भी है। अगला प्रश्न है, युत्साह है, चिंतन है, कल्पना है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है। मैंने अभी मैकडूगल के सिद्धांत में आपको उनकी मूल प्रवृत्तियों को बताया, जो कि 14 बताई उन्होंने। तो युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है जिसका संवेग क्रोध है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। सामाजिक विकास, यही इसी प्रकार आप परीक्षा में की पॉइंट को देखेंगे। सामाजिक विकास तो वंशानुगत, शारीरिक, सामाजिक, परिवेशजन्य तत्व, आर्थिक तत्व। आर्थिक, शारीरिक नहीं प्रभावित करते हैं, वंशानुगत भी नहीं। अतः सामाजिक, परिवेशजन्य तत्व बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक
विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता। मैंने आपको पिछली कक्षा जो कि बालक की अवस्थाएं या बाल विकास की अवस्थाएं बताई थी, उसमें विकास के इस नियम की चर्चा की है। तो यह कौन सा नियम है? द्रुतगामी विकास का नियम। द्रुतगामी मतलब तीव्र कह सकते हैं, जैसे कि शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास बहुत तीव्र होता है और फिर बाल्यावस्था के प्रथम वर्ष यानी कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, तो वो बाल्यावस्था के प्रथम वर्ष 6 से 9 वर्ष तक भी शरीर का तीव्र विकास होता है। फिर इसी प्रकार जब किशोरावस्था प्रारंभ होती है तो उस समय भी शरीर का विकास बहुत तीव्रता से होता है। बच्चों में, बालकों में यह उम्र 14 से 15 होती है, जबकि बालिकाओं में यह उम्र 11 से 13 वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान रखिए, आप उस सिद्धांत को जाके देख लीजिए, जिससे आपके सभी प्रश्न स्पष्ट हो जाएंगे। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। समान प्रतिमान यानी मैंने बताया था आपको की पॉइंट मॉडल, परस्पर संबंध यानी अवस्थाओं में परस्पर संबंध होता है, यह निरंतर चलती रहती है यानी विकास निरंतर होता रहता है। अतः ए, बी, सी तीनों विकल्प विकास के सिद्धांत हैं, जबकि चौथा विकल्प अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? यह कथन हर्लाक का है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन हर्लाक का है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो उन सभी के पास पहुँचे जो भी टेट का पेपर देने जा रहे हैं। और यह श्रृंखला लगातार चलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।